हाँ तो भाई ल्यूसेंट का आपका ये दूसरा पेपर है 26 नंबर क्वेश्चन से। तो कोशिक कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक। लवक जो होता है प्लास्टिड, हाँ। जिसमें 3 प्रकार के लवक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं, वो वर्णी लवक होते हैं, वर्णी लवक होते हैं जो पाए जाते हैं फूलों में। अवर्णी लवक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, वो जो पाए जाते हैं जड़ों में। और हरित लवक पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये लवक जंतुओं में नहीं पाए जाते। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम्स क्या का कार्य है? अंतःकोशिकीय पाचन में। लाइसोसोम का क्या काम है? अंतःकोशिकीय पाचन के अंदर। और ये लाइसोसोम्स जो होते हैं वो उसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ऐसे लाई के अंदर सो मर, लाई के अंदर सो करके कोई आदमी मरेगा तो आत्महत्या तो होगी। लाई के अंदर लाई आग लग जाती है तो उसमें लाइसोसोमर यानी वो हो जाती है। और इसकी जो खोज करी थी ना वो करी थी डी डूबे ने। तो डूबा वो बोला डूब करके मरा वो, तो वो भी आत्महत्या होती। कई नदी में नहीं कूद जाते कोटा के अंदर, तो वो भी आत्महत्या की थैली हो गई। और ये आत्महत्या की थैली निकलती कहाँ से, आती कहाँ से, पैदा कहाँ से होती है? तो जो गाय होती है ना, कालची गाय उसके अंदर से निकलती है ये। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जो गायें होती हैं थैलियां खा जाती हैं तो उनका डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो आत्महत्या की थैली जो होती है वो अंदर से निकलती है। किसमें से? कालची गाय में से। तो कालची गाय में से ये पैदा होती है। डी डूबे ने इसकी खोज करी। और इसके अंदर जो एंजाइम भरे होते हैं ना वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, जो पाचन में सहायक होते हैं। ये कोशिकाओं के अंदर का पाचन का काम भी संभालती हैं, साथ ही साथ ये कई बार कोशिका को भी सुलटा देती हैं लास्ट में जब कोशिका बूढ़ी हो जाती है तब। तो क्या उत्तर हो गया आपका? अंतःकोशिकीय पाचन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपका तीसरा नंबर देखो आप, कोशिका भित्ति होती है, पारगम्य होती है ना। तो कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है अर्ध का पारगम्य, और कोशिका भित्ति पाई जाती है पारगम्य, यानी इसमें से कोई भी चीज अंदर बाहर आ जा सकती है। इसका एक ही मंत्र है कोशिका भित्ति का। इसमें थोड़ा कैल्शियम भी पाया जाता है, कठोरता इसी कारण से होती है। तो कोशिका भित्ति का एक ही काम है, कुंडी मत खड़काओ और आजा सीधे अंदर आ जाता है। यानी अपने को इसको कोई मतलब नहीं है, केवल उसको आकार प्रदान करने के लिए और थोड़ा सारा प्रदान करने के लिए होती है। बाकी पदार्थ इसमें से आर पार जा सकते हैं, द्रव पदार्थ। तो पारगम्य हो गई है। माइट्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया की ऐसे संरचना होती है जूते जैसी, ऐसी संरचना होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया की, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे कुछ इस तरीके की। तो इसके अंदर ये जो ऐसे वलन से बने होते हैं इस तरीके से, है ना। ये बाहर वाली पदार्थ ये जो ना ये ऐसे इस तरीके से कुछ ऐसे बनावट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। तो भीतरी वलन क्या होता है? क्रिस्टी पाया जाता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया काम है भोजन का ऑक्सीकरण श्वसन के अंदर काम देती है। और इसको बोलते हैं कोशिका की पावर हाउस, है ना। क्योंकि जो पावर होती है ना वो माई के पास में होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये हो गई। और ये जीवाणु के अंदर ही माइट्रोकॉन्ड्रिया पाई नहीं जाती। कोई कहता है जीवाणु के अंदर क्यों नहीं पाई गई? तो भाई जीवाणु के अंदर माई मर गई बीमार होकर के, तो जीवाणु के अंदर पाई नहीं जाती माई, क्योंकि मर चुकी माई। तो इस तरीके से ये हो गई। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन, माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होती है? जीवाणु में। क्योंकि जीवाणु के अंदर माई मर गई, बैक्टीरिया के कारण से बीमारी हो गई होगी कोई, तो इसके कारण से खत्म हो गई। बाकी तो सब जगह पाई जाती है, क्योंकि श्वसन तो हर कोशिका में होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने बोला? सबसे पहले पुरकिंजा था। तो पुरकिंजा बोला प्रोटोप्लाज्म बोला उसने, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजा, है ना। पीछे पुरकिंजा और पीछे प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य का सबसे पहले पुरकिंजा बोलता है इस तरीके से। और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार ये किसने बोला? हकला। अब हकले को पता ही नहीं भाई, पता नहीं है कि नहीं है। भाई जीवन का आधार तो आत्मा होती है भारतीय विज्ञान के अनुसार तो, लेकिन ये कहते हैं कोशिका जीव द्रव्य जो है भौतिक आधार है। तो जब आदमी मर जाता है तो क्या जीव द्रव्य कहीं चला जाता है कि छुट्टी पे पड़ा रहता है? लेकिन फिर भी हकला क्या बोलता है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार। हाँ, तो हकला कौन है अपने यहाँ पे? हेक्सले हकला जो शाहरुख खान को बोलते हैं, शाहरुख खान हकला के बोलता ना वो। तो हकले के नाम से सर्च करोगे यूट्यूब पे तो कौन आएगा? शाहरुख खान। तो ये बोलता है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जो कि झूठ बात है, लेकिन ये मानी गई है इस तरीके से। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को सबसे पहले किसने प्रस्तावित? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन जो था ना, सेन वाटसन, ऐसे छक्का वक्का लगाता वो क्रिकेटर है। तो एक क्रेक आदमी आया, वो भी लंबा, वाटसन भी खूब लंबा है और वो क्रेक भी खूब लंबा था। तो उसने इसको पकड़ के ऐसे मरोड़ के, और वाटसन और वो क्रेक दोनों के दोनों ऐसे करके लिपट गए एक दूसरे के। मतलब कैसे बताऊं इसको, ऐसे करके इस तरीके से ऐसे
द्विहेलिक्स आकृति बना ली। है ना, ऐसे ऐसे बना दी। तो क्यों लिपटा वो क्रेक, क्योंकि क्रेक था, तो इसको लपेट लिया वाटसन को क्रेक ने, और द्विहेलिक्स बन गई, दोनों के दोनों ऐसे लिपट करके सांप की तरह हो गए दोनों, है ना? तो किसने मॉडल दिया सबसे पहले? वाटसन और क्रेक ने द्विहेलिक्स डीएनए का, सीढ़ीनुमा संरचना। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का जो केंद्रक है ना, उसकी खोज करी रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। उसको ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे ऐसे कोशिका को देखा ना उसने, जैसे पूरी पूरी ब्राउन संरचना दिखी उसको। किसको? रॉबर्ट ब्राउन को। और कारक की जो कोशिकाएं थी ना, कारक की कोशिकाएं जो शराब की बोतल की कारक होती है, उसके अंदर जो रॉबर्ट हुक था ना, उसने हुक डाला ऐसे करके और एक कोशिका को बाहर खींचा। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी? कोशिका की। और कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक ने दिया। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? नाभिक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद में कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। नियंत्रण का काम कौन करता है कोशिका के अंदर? नहीं, केंद्रक के द्वारा। नियंत्रण का काम केंद्रक का है। गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? गुणसूत्र बाल्डेर ने, है ना। बाल्डेर वो गुणसूत्र होता है, वो ऐसे होता है, इस तरीके से बाल की तरह संरचना होती है। तो उसने बाल्डेर ऐसे बाल उखाड़ के दिया, बोले ये रहा गुणसूत्र। लो पता कर लो इससे गुणसूत्र होगा। हाँ, तो बाल्डेर ने, बाल्ड का मतलब गंजा भी होता है ना। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक आदमी था और उसका बेटा भी गंजा था। तो किसी ने ऐसे बोला भाई ये गंजा आ रही है, इसका बेटा गंजा, तो इसका मतलब लड़का तो ये इसी का है, इसी का गुणसूत्र मिल रहे हैं गुणसूत्र इसमें। तो बाल्डेर का मतलब क्या? गंजा भी होता। तो बाल्डेर ने खोज करी किसकी? गुणसूत्र की। और गंजा बाद में हो गया क्योंकि उसने सारे के सारे बाल उखाड़ उखाड़ के दे दिए। बाल्डेर है, बोले ले गुणसूत्र इस तरीके से ऐसे करके। तो ऐसे याद कर सकते हो, बाल्डेर ने कर दी गुणसूत्र की खोज। अगला किस देखते हैं अपन? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने करी? पोर्टर ने, है ना। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो कोशिका में निराविष का काम करती है, यानी जो औषधियां होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है, और इसके अलावा जहरीले पदार्थों को भी ये खत्म कर देती है। तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो दानेदार संरचना होती है। तो दानेदार के अंदर क्या होता है? दानेदार के अंदर तो राइबोसोम पाए जाते हैं प्लेट के ऊपर, तो दाने दाने होते हैं, दानेदार हो गई। और एक होती है चिकनी प्रद्रवी जालिका। चिकनी प्रद्रवी जालिका होती है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER यानी शेर होता है एक तरह का ही। जो शेर कहाँ पे पाया जाता है? यकृत में, कोशिका में ज्यादा सक्रिय होता है ये। और ये जितनी भी औषधियां लेते हैं ना, उनको ये निराविष कर देता, मतलब उनको न्यूट्रलाइज कर देता, औषधियों को और जहरीले पदार्थों को। तो कौन खा जाता है जहरीले पदार्थों को? शेर खा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी खोज किसने करी? पोर्टर ने। अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने करी? नाल और रस का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की ऐसे खोज बनी, उसने एक तो नाल लगाया ऐसे करके, नली टाइप का, और उसके अंदर रस का लगाया, रस का। नाल और रस का लगाते क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। रस का वो होता होगा, क्या नाम जिसको बोलते हैं, वो लेंस लगाया, लेंस रस का, है ना। तो नाल लगा करके रस का लगाते क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो नाल और रस का। स्लाइडेंसवार ने क्या किया? उसने कोशिका सिद्धांत दिया कि सभी के सभी कोशिका से बने हुए हैं ये वो। हाँ, स्लाइड में देख करके स्वान ने, कुत्ते ने सूंघ करके बताया कि भाई देखो स्लाइड के अंदर भी दिख रहा है, और स्वान ने, कुत्ते ने भी सूंघ के बताया कि भाई कोशिका से पाई जाते हैं, सब जानवर होते हैं उनके शरीर कोशिकाओं से। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी। और वाटसन के कौन लिपट गया? वो क्रेग लिपट गया। तो उसके कारण से द्विहेलिक्स मॉडल, एक दूसरे के लिपट करके वो जो डीएनए वाला मॉडल होता है ना, वो उन्होंने किया। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। और जीवाणु के अंदर माई भी नहीं पाई थी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया, माई मर गई जीवाणु के अंदर, उसकी बीमारी हो गई माई की। केंद्रक भी नहीं पाया जाता उसके अंदर। उसके बाद में आ गया सर्वाधिक संख्या में 2N में गुणसूत्र कौन में पाए जाते हैं? ओफियोग्लोस में पाई जाते हैं। ओफियोग्लोस में ना। तो ओफियो होता है ना, इसे पिया होता है, तो उसके अंदर पाया जाता है। और ओफियोग्लोसम के अंदर कितने होते हैं? 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये जानवर है कोई ओफियोग्लोसम, तो फियो की तरह घूमता है ऐसे करके। क्यों? क्योंकि इसमें 1260 गुणसूत्र ज्यादा है, गुणसूत्र तो घूमता फियो की तरह। तो कोई बोलता है बोले ओफियो, वो घूम रहा फियो। अगला देखो आप, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये किससे बना होता है? तो
तो जीव द्रव्य का मतलब केवल लिक्विड पदार्थ से नहीं, जीव द्रव्य, जीव में सारा द्रव्य आ गया। कौन सा? कोशिका द्रव्य भी आ गया, अंदर के द्रव्य, केंद्र का द्रव्य भी आ गया, अंदर का भी, कोशिका, और सभी के सभी कोशिका के अंग भी आ गए, राइबोसोम, फाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कालचिका, सबके सब इसके अंदर आ गई। उसके बाद में देखो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद, सेलुलर है ना, सेल बनी हुई है वहाँ पे, सेल, क्योंकि वहाँ पे वो रहता ना ओवेसी, तो ओवेसी के लिए सेल बनी हुई है वहाँ पे, सेल निकालते हैं उसको, सेल का आणविक जीव केंद्र, कोशिकीय और जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में। माइकोप्लाज्मा, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोपजामा, है ना। माई का जो पजामा है वो बहुत छोटा हो गया आजकल, है ना। हाँ तो माई का पजामा पहन नहीं सकती क्योंकि छोटा है सबसे ज्यादा। हाँ, तो सबसे छोटी कोशिका, माइक्रो में जो यूनिट होती है वो भी सबसे छोटी। हाँ, माइक्रो का मतलब भी सबसे छोटा होता है। तो माई का प्लाज्मा या माई का पजामा जो सबसे छोटी कोशिका से बना हुआ होता है ना। तो इस तरीके से मल्लिका शेरावत भी बहुत छोटा पजामा पहनती है, तो उस तरीके से माई है वो भी। तो माई का प्लाज्मा यानी माई का पजामा सबसे छोटी कोशिका से बना हुआ होता है। उसके बाद में देखो आप आगे, कोशिका के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सभी देवकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, तो ये गलत है क्योंकि अलग अलग होती है। तो ये है उत्तर तो इसका, है ना, क्योंकि गलत ही पूछा तो गलत तो यही है। और प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्रिया होती है। तो निष्पादन कोई चीज होती होगी तो निष्पादन उद्दीपाती होगी। उसके बाद में कुछ कोशिकाओं के बदलते हुए आकार होते हैं, तो बदलते होंगे आकार तो बदलते ही हैं, कोशिका के फिक्स थोड़े रहते हैं। और कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होती है, जैसा काम वैसा आकार। जैसे न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो उसका काम सूचना पहुंचाने का होता है। तार होता हो तो एक तरह का, तो तार तो लंबा ही होगा ना, इस तरीके से न्यूरॉन हो गया वो सबसे लंबा, जैसा आकार वैसा काम। और सभी देव में एक जैसी कोशिका तो पाई नहीं जाती। तो ये उत्तर है इसका 19वें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हो जाएगी। कोशिका झिल्ली तो अर्धपारगम्य है, इसमें कुछ चीजें पार जा सकती हैं, कुछ नहीं जा सकती। और कोशिका भित्ति क्या है? पारगम्य है ना। तो इसका क्या मंत्र है? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा वाली। कौन सी है? कोशिका भित्ति। उसके बाद में देखो आप आगे, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम पाया जाता है क्योंकि कठोरता तो चाहिए ना, कैल्शियम से आएगी कठोरता। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक, नाभिक जो केंद्र को होता है ना, केंद्र में पाया जाता है तो डीएनए, लेकिन इसके बाहर कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। माई जो ना सारा का सारा छिपा के रखती है धन इस तरीके से, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? वो इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है ना, और क्या पाया जाता है? डीएनए भी पाया जाता है। तो इसको विचित्र अंग भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाई जाती? जीवाणु में, क्योंकि माई जीवाणु में बीमार होकर के मर चुकी है। उसके बाद में देखो आप, कालची गाय का क्या काम है? तो श्राव का काम है, श्राव का। और कई बार इसके ऊपर कोई सामान लाद करके भी कालची गाय के ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। और कालची गाय के अंदर क्या निकलती है? लाइसोसोम होती है, वो थैली निकलती है उसके, आत्महत्या की थैली, क्योंकि कालची गाय थैलियों को खा जाती है, तो उसके अंदर से फिर क्या निकलती है? और श्राव का इसका काम है। उसके बाद में देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, इनमें एम में से किस कोशिका अंग में लाइसोसोम बनता है? गोल्जी गाय या कालची गाय के अंदर से भाई वो तो वो है ना, आत्महत्या की थैली। हाँ, आत्महत्या की थैली तो कालची गाय के अंदर से निकलती है, जब ऑपरेशन होता है तो थैली निकलती है इसके अंदर तो। और लाइसोसोम का मतलब क्या? आत्महत्या की थैली, लाई के अंदर सो करके मर। और इसकी खोज किसने करी? डी डुबे ने। बोले हम तो डूबे सनम, तुमको भी डूबे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, इस तरीके का। उसके बाद में देखो आप अगला, निम्नलिखित में कौन सा वह कोशिका अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया है, देख लेते हैं अपने क्या लग रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया प्रोकैरियोटिक में, तो देखते हैं देखिए कौन सा नहीं पाया जाता। कितना नंबर क्वेश्चन है? 49 नंबर है, सेकंड लास्ट। ले भाई बता रहे गूगल, प्रोकैरियोटिक में क्योंकि कोशिका भी थी तो पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। एक मिनट रुकना चलने देना। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। प्रोकैरियोटिक होती है, एक तो यूकैरियोटिक होती है। तो यूकैरियोटिक के अंदर तो
सुव्यवस्थित अंग होते हैं, इसमें नहीं होती माइटोकॉन्ड्रिया। तो माई जो होती है वो इनके अंदर मर गई। जीवाणु पिवाणु यही तो होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जीवाणु आता है तो जीवाणु में माई मर गई, खत्म हो गई बीमार होकर के। अगला क्वेश्चन, एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान होती है? कोशिकाओं के समान। भाई बिल्डिंग बनती है किससे? ईंटों से, और शरीर बनता है कोशिका से। तो देखना कितने मिनट का हो गया।